हम्म आज की इस गहन चर्चा में हम एक बहुत ही दिलचस्प विषय पर बात करने वाले हैं। तो हम हमेशा सोचते हैं कि भाई जो चीज आग के सबसे करीब होगी वो सबसे ज्यादा जलेगी, है ना? हाँ, बिल्कुल। मतलब सामान्य विज्ञान तो यही कहता है। सही कहा। लेकिन हमारी स्रोत सामग्री दिखाती है कि हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस में या कहें हमारे सौर मंडल में ये नियम पूरी तरह फेल हो जाता है। बिल्कुल फेल हो जाता है, और यही तो अंतरिक्ष विज्ञान को इतना दिलचस्प बनाता है। है ना? तो आज का हमारा मिशन यही है कि हम स्रोत सामग्री के आधार पर गहराई से समझें कि हमारा सौर मंडल कैसे काम करता है। मतलब ये सिर्फ पत्थरों और गैस का कोई साधारण समूह नहीं है। बिल्कुल नहीं, बल्कि ये एक बड़े से संयुक्त परिवार की तरह है। और इस परिवार के केंद्र में सूर्य एक विशाल तारे के रूप में मौजूद है, जो एक मुखिया की तरह सबको बांध के रखता है। हाँ। जो सबको रोशनी और अपनी ग्रेविटी से एक व्यवस्था में रखता है। हम्म। तो शुरुआत वहीं से करते हैं जहां वो भौतिकी का नियम हमें चकमा दे रहा था। हम्म। मेरा मतलब है बुध ग्रह या मर्क्यूरी, जो हम्म। सूर्य के बिल्कुल मुहाने पर बैठा है। एकदम चिपका हुआ है। हाँ। सबसे छोटा है और सबसे करीब भी। हाँ, लेकिन फिर भी सबसे गर्म ग्रह शुक्र है, यानी वीनस। मुझे सच में ये बात समझ नहीं आती। अरे, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। मतलब अगर कोई इंसान सचमुच एक धधकती भट्टी के सबसे करीब खड़ा है, तो कोई दूसरा इंसान जो उसके पीछे है वो ज्यादा गर्म कैसे हो सकता है? इसका असली कारण दूरी नहीं है, बल्कि इसे विज्ञान की भाषा में रनअवे ग्रीनहाउस प्रभाव कहते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि बुध के पास अपना कोई सघन वायुमंडल है ही नहीं जो सूर्य की गर्मी को रोक सके। ओहो, मतलब वहां गर्मी टिकती नहीं है। एकदम सही। अच्छा। लेकिन शुक्र की स्थिति इसके बिल्कुल उल्टी है। हाँ। इसका वायुमंडल कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के घने बादलों से भरा हुआ है। बाप रे। हाँ, तो वो पूरा ग्रह एक तरह से एक प्रेशर कुकर की तरह काम करता है। एक प्रेशर कुकर। बिल्कुल, जो सूर्य की रोशनी को अंदर तो आने देता है, लेकिन उस गर्मी को बाहर अंतरिक्ष में वापस नहीं लौटने देता। क्या बात है! मतलब शुक्र एक ऐसी जगह है जहां गर्मी लगातार कैद होती जा रही है। हाँ, और इसीलिए वहां का तापमान इतना भयानक है कि सीसा यानी लेड भी पिघल जाए। सीसा पिघलाने वाली गर्मी, उफ। तो खैर, इन शुरुआती पथरीले ग्रहों की अपनी अलग ही चरम स्थितियां हैं। इसके बाद पृथ्वी है, हमारा घर, जहां एक बहुत ही दुर्लभ वायुमंडलीय संतुलन है जिसने जीवन को संभव बनाया। हाँ, वो बहुत ही परफेक्ट बैलेंस है। बिल्कुल। और उसके बाद मंगल आता है, जिससे लाल ग्रह कहते हैं, जहां आयरन ऑक्साइड के कारण वो लाल रंग और सूखापन दिखाई देता है। सही कहा। लेकिन मंगल के बाद कहानी में एक बहुत बड़ा और नाटकीय मोड़ आता है। हाँ, मैंने भी ये पढ़ा। अचानक से छोटे पथरीले ग्रहों का सिलसिला खत्म हो जाता है और हमारे सामने विशालकाय गैस के गोले आ जाते हैं। ऐसा अचानक से क्यों होता है? इसके पीछे फ्रॉस्ट लाइन या कहें हिमरेखा का विज्ञान काम करता है। फ्रॉस्ट लाइन। हाँ, सूर्य से एक निश्चित दूरी के बाद अंतरिक्ष में तापमान इतना ज्यादा गिर जाता है कि पानी, अमोनिया और मीथेन जैसी गैसें जमकर ठोस बर्फ के कण बन जाती हैं। अच्छा, तो वो गैसें जम जाती हैं। बिल्कुल। और इसी रेखा के पार इन जमे हुए पदार्थों ने मिलकर बृहस्पति और शनि जैसे विशाल गैस के दिग्गजों का निर्माण किया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। तो मतलब ये फ्रॉस्ट लाइन ही तय करती है कि कौन सा ग्रह चट्टानी होगा और कौन सा गैस का विशालकाय गोला। एकदम सही। और जब हम इन बाहरी ग्रहों की बात करते हैं ना, तो बृहस्पति सिर्फ आकार में ही सबसे बड़ा नहीं है, बल्कि हमारे अस्तित्व के लिए भी बहुत अहम है। हाँ, अगर हम उसी संयुक्त परिवार वाले रूपक को यहाँ लगाएं तो बृहस्पति वो बड़ा भाई है जो बाहर से आने वाले हर खतरे को खुद पर झेल लेता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। उसका गुरुत्वाकर्षण इतना ज्यादा शक्तिशाली है कि वो एक कॉस्मिक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। एक वैक्यूम क्लीनर जो अंतरिक्ष की सफाई करता है। हाँ, वो हमारे सौर मंडल के बाहरी हिस्सों से आने वाले खतरनाक क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं को अपनी तरफ खींच लेता है या उनका रास्ता मोड़ देता है। यानी अगर बृहस्पति हमारी ढाल बनकर नहीं खड़ा होता तो पृथ्वी पर जीवन बार बार नष्ट हो रहा होता। बिल्कुल, वो हमारी रक्षा करता है। ये बहुत ही दिलचस्प है। और बृहस्पति से आगे बढ़ने पर हमें शनि के मशहूर छल्ले मिलते हैं। हम अक्सर तस्वीरों में इन्हें एक ठोस और बहुत ही सुंदर डिस्क की तरह देखते हैं। लेकिन असलियत में वो ठोस बिल्कुल नहीं है। सच में? हाँ, शनि के ये छल्ले असल में बर्फ, धूल और चट्टानों के करोड़ों टुकड़े हैं। ओहो, करोड़ों टुकड़े। हाँ, जो बहुत ही उच्च गति से ग्रह की परिक्रमा कर रहे हैं।
ये गुरुत्वाकर्षण का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है जो इन अनगिनत टुकड़ों को छल्ले के आकार में बांध कर रखता है। और गुरुत्वाकर्षण के इसी खेल में अगर हम अरुण ग्रह यानी यूरेनस की बात करें तो उसका मामला तो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। हाँ, वो अपनी अनोखी झुकी हुई धुरी के लिए जाना जाता है। मतलब ये ग्रह बाकी ग्रहों की तरह लट्टू की तरह सीधा नहीं घूमता, बल्कि एक लुढ़कते हुए पहिए की तरह घूमता है। बिल्कुल। इसकी धुरी लगभग 98 डिग्री तक झुकी हुई है। ऐसा क्यों है? इसका सबसे तार्किक वैज्ञानिक स्पष्टीकरण ये है कि अरबों साल पहले सौरमंडल के निर्माण के समय पृथ्वी के आकार का कोई विशाल खगोलीय पिंड अरुण ग्रह से बहुत तेज गति से टकराया होगा। बाप रे, इतनी बड़ी टक्कर! हाँ, उस भीषण ब्रह्मांडीय टक्कर ने इस पूरे ग्रह को उसकी धुरी से ही पलट कर रख दिया। उफ। और इसके बाद वरुण आता है जो इस जमे हुए ठंडे और अंधेरे इलाके का सबसे बड़ा ग्रह है। बिल्कुल, वरुण सबसे दूर और ठंडा ग्रह है। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो बहुत स्पष्ट हो जाती है कि ये ब्रह्मांडीय व्यवस्था कितनी जटिल है। बहुत ज्यादा जटिल है। बल्कि उपग्रहों, क्षुद्र ग्रहों और धूमकेतुओं का एक ऐसा जाल है जो गुरुत्वाकर्षण और तापमान के बेहद नाजुक संतुलन पर टिका है। हाँ, और स्रोत सामग्री का मुख्य निष्कर्ष भी यही है कि हमारा सौरमंडल हमें ये सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है। बिल्कुल, ये जानकारी हमें ब्रह्मांड में हमारे अस्तित्व के प्रति एक नया दृष्टिकोण देती है। सही बात है। ये हमें याद दिलाती है कि हमारी दुनिया से परे एक बहुत बड़ा और अद्भुत अंतरिक्ष मौजूद है। हाँ, और यही आज की इस गहन चर्चा का वो अंतिम विचार है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए। वो क्या है? वो ये कि अगर सिर्फ हमारे इसी छोटे से सौर परिवार के भीतर ही इतनी विचित्रता और इतने रहस्य मौजूद हैं, हाँ, जहां एक तरफ सीसा पिघलाने वाला वायुमंडल है और दूसरी तरफ गैस के विशालकाय रक्षक और उल्टे घूमने वाले बर्फीले ग्रह हैं, बिल्कुल सही। तो हमें सोचना चाहिए कि इस अनंत और रहस्यमय ब्रह्मांड के उन अनजाने और अंधेरे हिस्सों में और कैसी-कैसी अकल्पनीय दुनिया और खगोलीय